अध्याय 70 हत्या का शहर। तुम अचानक वध के शहर क्यों जाना चाहती हो? आत्मा भवन में बीबी डोंग ने चूबाई को आश्चर्य से देखा। वो भी वध के शहर जा चुकी थी और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वो जगह कितनी भयानक थी। हालांकि वो चूबाई की क्षमता में विश्वास करती थी, लेकिन ऐसी जगह पर किसी की आत्मिक क्षमताएं सीमित होती हैं। वहां से निकलना कितना आसान हो सकता है? वो जानती थी कि चूबाई की अपार शक्ति का एक हिस्सा उसकी असाधारण रूप से दुर्जय आत्मिक क्षमताओं से उपजा है। उदाहरण के लिए, उसकी दूसरी मार्शल आत्मा की पहली आत्मिक क्षमता में निहित भयानक आक्रमण शक्ति एक शीर्षकधारी डूलुओं को भी सीधे तौर पर खतरा पहुंचा सकती थी, और दूसरी आत्मिक क्षमता वर्षों की घंटी जो पूरी तरह से अजेय थी का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाल ही में मेरी ताकत में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है, इसलिए मुझे प्रशिक्षण के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। इसके अलावा जब तक मैं स्लॉटर सिटी से लौटूंगा तब तक स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट शुरू हो जाना चाहिए। टूर्नामेंट खत्म होते ही डूलुओ महाद्वीप को एकीकृत करने की योजना शुरू हो सकती है। चूबाई हल्के से मुस्कुराया। गुरुजी, आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? बीबी डोंग एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बेबसी से आ भरी। अगर मैं आपको मना कर दूं तो क्या मुझे अपने शिष्य के विकास में बाधा डालने वाला नहीं समझा जाएगा? चूंकि आप जाने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मैं मान जाऊंगा, बीबी डोंग ने धीरे से कहा। शोबाई, स्लॉटर सिटी मजाक करने की जगह नहीं है। जब आप वहां जाएं तो याद रखना कि किसी पर भरोसा मत करना। वहां आप सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकते हैं। मैं स्लॉटर सिटी में आपके लौटने पर क्रिसैंथेमम डूलुओ और घोस्ट डूलुओ का इंतजार करवा दूंगा, ताकि आपकी देखभाल करने वाला कोई हो। चूबाई ने सिर हिलाया। दो बुजुर्गों का हमेशा मेरे साथ रहना थोड़ा शर्मनाक है। मैं तो बस पुराने जहरीले को ही अपने साथ ले जाऊंगा। जहर डूलुओ तुम कहते हो? ये भी ठीक है। ऐसे में तुम कब जाओगे? बीबी डोंग ने पूछा। जितनी जल्दी हो सके, चूबाई ने गहरी आवाज में कहा। मेरी अनुपस्थिति में तुम अकेले ही ईश्वर के क्षेत्रों में परीक्षा के लिए जाओगे। जब तुम स्तर 50 के अड़चन तक पहुंच जाओगे, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम दोनों बुजुर्गों को अपने साथ आत्मिक जानवरों का शिकार करने के लिए ले जा सकती हो। चूबाई ने झुझु किंग से कहा। भला, तुम्हारे शरीर अमर जड़ी बूटियों से मजबूत हो गए हैं, इसलिए उच्च आयु वाले आत्मिक छल्लों को अवशोषित करने की सफलता दर बहुत ज्यादा है। जूजू किंग ने बस चुपचाप सिर हिलाया और चूबाई से कहा, तो कृपया सावधान रहना, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकता। चूबाई ने उसे दिलासा दिया। हालांकि जूजू किंग के साथ उसका रिश्ता कुछ तेजी से आगे बढ़ा था, जिससे चूबाई एक पल के लिए अचंभित रह गया था। लेकिन सोचने के बाद चूबाई ने भी मन बना लिया कि वो जूजू किंग को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवा सकता। वो अपना वादा निभाएगा। मैं कहता हूँ संत पुत्र, ये वध नगरी कैसी जगह है जहां आप जा रहे हैं? डूगुबो ने उत्सुकता से पूछा। चूबाई ने संक्षेप में वध नगरी की स्थिति डूगुबो को बताई, जो ये सुनकर चौंक गई और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह होती है। क्या तुम सचमुच जा रहे हो? हाँ, हालांकि मैं वहां आत्मिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। चूबाई मुस्कुराया, फिर आश्चर्य से डूगुबो की ओर देखा। मैं कहता हूँ बूढ़े जहरीले, तुम्हारी आत्मिक शक्ति इतनी अस्थिर क्यों है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी भी पल फट पड़ोगे? डूगुबो ने आंखें घुमाई। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं फट पड़ूं? दरअसल तुमने मुझे जो अमर जड़ी बूटी दी थी, उसकी वजह से मेरी युद्ध आत्मा का विकास हुआ। वो पाताल लोक के सम्राट के रूप में विकसित हुई, लेकिन मेरी साधना बहुत ऊंची है और युद्ध आत्मा के परिवर्तन में भी कुछ समय लगता है। इस समय डूगुबो बिल्कुल असहाय था। मतलब इस दौरान मैं शायद अपनी 50% शक्ति भी नहीं लगा पाऊंगा। तो फिर एक सफल विकास के बाद तुम्हारी शक्ति कैसी होगी? चूबाई उत्सुक था। आखिरकार डूगुयान की शक्ति बहुत कमजोर थी, और अगर उसकी युद्धात्मा विकसित भी हो जाती तो भी अंतर देखना मुश्किल था। लेकिन डूगुबो अलग था। एक युद्ध आत्मा का विकास निश्चित रूप से उसकी अपनी शक्ति में भारी बदलाव लाएगा। मुझे भी यकीन नहीं है। शायद मैं एक झटके में लेवल 95 तक पहुंच जाऊंगा। तब तक मुझे उस क्रिसैंथेमम पास से डर नहीं लगेगा। डूगुबो खिलखिलाकर हंसा। एक दिन की यात्रा के बाद दोनों को आखिरकार बीबी डोंग के बताए निर्देशों के अनुसार स्लॉटर सिटी का पता चल गया। ये एक छोटा सा शहर था, लेकिन आरामदायक नहीं था, बल्कि लोगों को चारों ओर से बेचैनी महसूस हो रही थी। उनके पैरों में ठंडक सी उठ रही थी। यहाँ की जमीन बहुत अजीब है, लगता है नीचे एक बहुत बड़ा खालीपन है। डूगुबो ने भौहें चढ़ाईं, ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। असली स्लॉटर सिटी नीचे है। चूबाई ने सिर हिलाया। हम नीचे कैसे उतरेंगे? कोई ना कोई तंत्र तो होगा ही। डूगुबो ने चारों ओर देखा, लेकिन एक मौत के सन्नाटे के सिवा वहां और कुछ भी नहीं था। इस एहसास ने उसे जैसे टाइटलधारी डूलुओं को भी बेचैन कर दिया। चूबाई ने मुंह बनाया। मेरे पास तंत्र ढूंढने का समय नहीं है।
बूढ़े जहरीले, बस नक्शे के पीछे पीछे बाहर निकलकर वहां मेरा इंतजार करना। ये सफ़र शायद छोटा ना हो, और तुम इस समय का उपयोग अपनी विकसित मार्शल आत्मा को स्थिर करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, बस अंदर मत मरना। डूगूबो ने सिर हिलाया। उसका शरीर हवा में उड़कर गायब हो गया। डूगूबो के जाने के बाद चूबाई ने परेक कुल्हाड़ी बुलाई और उसके पैरों के तले जमीन फट गई। उसके शरीर से एक अद्भुत आत्मिक शक्ति फूट पड़ी और चूबाई तुरंत उछल पड़ा। परेक कुल्हाड़ी आसमान से उतरकर नीचे जमीन पर जा गिरी। धमाका! पूरा शहर कांप उठा। जमीन में एक विशाल शून्य दिखाई दिया और इतने बड़े शोरगुल ने एक के बाद एक आकृतियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इन लोगों की आंखें उदासीन थीं, मानो किसी भावना से रहित रोबोट हों, लेकिन इस समय वे सभी चूबाई के प्रति शत्रुता दिखा रहे थे। हवा में चूबाई की आकृति अचानक गायब हो गई और अगले ही पल उसने किसी एक का सिर बेरहमी से कुचल दिया। तरबूजों के जमीन पर लुढ़कने और टूटने जैसी आवाज़ों के साथ आसपास खोपड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे और चूबाई के कपड़ों पर चिपचिपा मिश्रण गिर रहा था, जिससे वो ऐसा लग रहा था मानो नरक से आया हो। क्या झंझट है! चूबाई ने एक काला लबादा निकाला और उसे पहन लिया, फिर आगे के शून्य में कूदकर गायब हो गया। वो अपने आप को तेजी से नीचे उतरते हुए महसूस कर सकता था। एक अज्ञात अवधि के बाद उसे एक बार फिर ठोस जमीन का एहसास हुआ और अराजक आभा उसे बचाए हुए चूबाई तेजी से अंधेरे में आगे बढ़ा। धमाका! अचानक चूबाई के सामने लोगों का एक समूह प्रकट हो गया। सभी ने काले कवच पहने हुए थे और नेता तो युद्ध के घोड़े पर सवार था और राजसी लग रहा था। रास्ता रोकने का अंत अच्छा नहीं होगा। चूबाई ने एक हाथ से परेक कुल्हाड़ी पकड़ी। एक ठंडी रोशनी चमकी और सामने खड़े लोगों के शरीर तुरंत फट गए। चारों तरफ खून बहने लगा। अध्याय का अंत। अध्याय 71। यहाँ का नहीं होना। चूबाई ने युद्ध के घोड़े पर सवार आदमी की जान बख्श दी, उससे एक टोकन लिया और फिर आगे विशाल शहर की ओर चल पड़ा। जब चूबाई शहर के द्वार पर पहुंचा तो एक काले घूंघट वाली महिला धीरे धीरे पास आई। स्लॉटर सिटी में आपका स्वागत है। काली घूंघट वाली महिला चूबाई के पास आई। हालांकि उसने घूंघट ओढ़ा था, फिर भी वो बेहद आकर्षक थी, जिससे चूबाई ने प्रशंसा में आह भरी। तांग चैन के स्लॉटर किंग बनने के बाद वो काफी आराम से रह रहा है ना? वो सारा दिन पोकर तो नहीं खेलता होगा, है ना? चूबाई के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा जब उसने काली घूंघट वाली महिला से कहा, चलो ये सब बातें छोड़ो, मुझे नर्क के वध क्षेत्र में ले चलो। काली औरत चौंक गई। उसने चूबाई का जायजा लिया और धीरे से पूछा, क्या तुम सच में सीधे नर्क के वध क्षेत्र में जाना चाहते हो? वरना मैं यहाँ क्यों होता? चूबाई मुस्कुराया। मुझे वहां ले चलो, तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। ठीक है। काली औरत थोड़ी लाचार थी। उसने ऐसे लोग देखे थे जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन चूबाई जैसा बेवकूफ उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो स्लॉटर सिटी की बुनियादी स्थिति को समझे बिना ही नर्क के वध अखाड़े में मरने के लिए इतना आतुर था। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही चूबाई ने एक अंधेरे कोने में एक दुबली पतली आकृति देखी जो उसे खतरनाक नजरों से घूर रही थी। उसके बगल में खड़ी काली औरत कुछ कर पाती इससे पहले ही चूबाई को घूरने वाली आकृति भड़क उठी। काली औरत ने आश्चर्य से चूबाई को देखा। लग रहा था कि चूबाई उतनी सीधी साधी नहीं थी जितना उसने शुरू में सोचा था। उसने अभी अभी उसके हमले को बमुश्किल ही भांपा था। लगता है तुम यहाँ अच्छी तरह ढल सकती हो। काली औरत हंसी। रोम में हो तो रोमनों जैसा करो। अगर मुझे मौत का डर होता तो मैं यहाँ नहीं आता। दोनों बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़े और तेजी से बाहरी शहर से होते हुए भीतरी शहर में पहुंच गए, जहां कोई नियम या पाबंदियां नहीं थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, चूबाई ने कई अनकही आवाजें सुनी। चूबाई ने देखा कि एक युवती जमीन पर मर रही है, जिसके चारों ओर कम कपड़ों में कुछ पुरुष खड़े हैं। हर कोई जानता था कि वो क्या सह रही है। फिर भी काले कपड़ों वाली महिला, जो खुद भी एक महिला थी, इस दृश्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम दोनों औरतें हो, क्या इस पर तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? चूबाई ने पूछा। यहाँ कोई नियम नहीं है, कमजोरों का तो ऐसा ही अंत होता है, काले कपड़ों वाली महिला ने शांति से कहा। अगर तुम वध राजा के दूत नहीं होते तो तुम्हारा हश्र भी उसके जैसा ही होता। हालांकि इस जगह को पाप का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यह जानवरों का कार्निवाल जैसा है। चूबाई मुस्कुराया। मुझे नर्क वध अखाड़े में ले जाने के बाद तुम जा सकती हो। मुझे 12 घंटे की सुरक्षा अवधि की जरूरत नहीं है। काले वस्त्र वाली महिला ने भौहें चढ़ाईं और कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। यह नर्क वध अखाड़ा है। तुम मैच देखना चाहते हो या उसमें भाग लेना चाहते हो, ये तुम पर निर्भर है। काले वस्त्र वाली महिला ने फिर पूछा, क्या तुम सच में सीधे मैच में भाग लेना चाहते हो?
हाँ, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। चूबाई हल्के से मुस्कुराया और जैसे ही वो मुड़ा, उसके चेहरे का भाव तुरंत गायब हो गया। इस पल ऐसा लगा जैसे उसने सारी भावनाएं खो दी हों। वो नर्क वध अखाड़े की ओर बढ़ा और अभी कुछ दूरी पर ही था कि 3 हट्टे-कट्टे आदमियों ने उसे रोक लिया। फिर से उसने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जो कोई भी उसका रास्ता रोकता, वो उसका सिर कुचल देता। उसके पीछे खड़ी काली पोशाक वाली महिला ने चूबाई को, जो बिल्कुल बदला सा लग रहा था, हैरानी से देखा। एक पल वो मुस्कुरा रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था। अगले पल वो भावहीन होकर किसी का सिर कुचल रहा था। ऐसा व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जल्द ही चूबाई ने हेल स्लॉटर एरिना के लिए पंजीकरण करा लिया और अपना पहला डेथ मैच खेलने वाला था। वहाँ काफ़ी दर्शक थे, लेकिन किसी को भी उस जैसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं था। उम्र और शारीरिक बनावट दोनों के लिहाज से वो उन हताश अपराधियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। संभावना थी कि इस लड़ाई में सबसे पहले चूबाई की ही मौत होगी। हाँ, ये सुंदर लड़का कहाँ से आ गया? अखाड़े में किसी ने मजाक उड़ाया। इसके तुरंत बाद आसपास से ताना मारने वाली आवाज़ें गूंजने लगी। चूबाई के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने एक कदम बढ़ाया। उसका चेहरा उस व्यक्ति के सामने भयानक रूप से प्रकट हुआ, जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। उसकी हथेली किसी अनजाने क्षण उस व्यक्ति के चेहरे पर आ गई। धड़ाम! जैसे ही लाल और सफ़ेद पदार्थ जमीन पर बिखरा, सभी लोग तुरंत डर गए। अगले ही पल वे सब दहाड़ते हुए चूबाई पर टूट पड़े। चूबाई का रूप अप्रत्याशित था। वो लगातार अखाड़े में घूम रहा था। उसने अपनी आत्मा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी शतकल्विक शक्ति पर भरोसा करके अखाड़े में मौजूद दूसरे लोगों के सिर आसानी से कुचल दिए। दहाड़! आसपास के लोग तुरंत दहाड़ने लगे। इस तरह की लड़ाई उन्हें बहुत उत्तेजित कर रही थी। आखिरकार जानवर की प्रवृत्ति ही वध करने की होती है। चूबाई मंच से उतर गया। कुछ ही सेकंड्स में उसके अलावा मंच पर मौजूद सभी लोग दुखद रूप से मर गए। हर कोई उस युवक को धीरे धीरे मंच से उतरते हुए देख रहा था। कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कैसा युवक है। यह आदमी ये वाकई बहुत डरावना है। चूबाई नर्क वध अखाड़े से बाहर निकला तो उसने देखा कि कारी पोशाक वाली महिला अभी भी उसका इंतजार कर रही है। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? सच में, मैंने तुम्हें कम आंका था। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए नहीं गई। काली पोशाक वाली महिला ने अपने दिल में सदमे को दबाकर चूबाई की ओर मुस्कुराई। ठीक है, चलो। काली पोशाक वाली महिला के पीछे उसके घर तक। वो जगह छोटी नहीं थी। अगर वो स्लॉटर सिटी जैसी जगह न होती तो उसे एक अच्छी जगह माना जा सकता था। स्लॉटर सिटी की हवा खून की गंध से भरी हुई थी और यहाँ ज्यादा देर तक रहने से धीरे धीरे इंसान अपनी समझ खो देता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि स्लॉटर सिटी में तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम चाहती हो। काली औरत दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से हंसी। चूबाई ने सिर हिलाया। काली औरत के मुड़कर जाने के बाद ही चूबाई ने धीरे से कहा, तुम्हारी जैसी औरत को ऐसी बदचलनी में नहीं पड़ना चाहिए। बाहर की दुनिया ही तुम्हारी असली जगह है। वो समझ गया कि काली औरत बूढ़ी नहीं बल्कि एक जवान लड़की थी। हालांकि काले घूंघट ने उसके चेहरे का कुछ हिस्सा छिपा रखा था, फिर भी वो उसके आकर्षक चेहरे को नहीं छिपा रहा था। अगर वो स्लॉटर सिटी में पैदा न होती तो शायद वो एक बहुत ही लोकप्रिय युवती होती, बाहर की दुनिया का पूरा आनंद ले सकती। लेकिन उसके लिए ये शायद एक विलासिता ही थी। मैं स्लॉटर सिटी में पैदा हुई हूँ और मुझे यहीं मरना चाहिए। स्लॉटर किंग का कोई विरोध नहीं कर सकता, कोई नहीं। काली लड़की की आवाज़ में थोड़ी उदासी थी, फिर वो तुरंत शांत हो गई। वो एक पल के लिए हिचकी, फिर डरते हुए पूछा, बाहर की दुनिया कैसी है? अगर तुम इसके लिए तरस रही हो तो खुद जाकर क्यों नहीं देखती? चूबाई मुस्कुराया, मौका मिलेगा, उससे पहले बस बचे रहो। फिर चूबाई ने दरवाज़ा बंद कर दिया। काली लड़की एक पल के लिए रुकी, फिर अपनी आंखों में उमड़ रहे भावों को काबू किया और स्लॉटर दूत की अपनी पुरानी भूमिका में लौट आई। अध्याय 72। प्लूटो। यहाँ की हवा क्रूरता और रक्त पिपासा से भरी है। सौभाग्य से मेरे मन की रक्षा करने वाला केओस ऑरा है, अन्यथा यहाँ लंबे समय तक रहने से मेरी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती थी। चूबाई अपने कमरे में बैठ गया। हालांकि ये जगह पसंद न आने के बावजूद उसका दिल बेहद उत्तेजित हो गया। ये उसकी वध की लालसा थी और केवल यहीं वो जी भर कर हत्या कर सकता था। सोल मास्टर टूर्नामेंट तक ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में मैं 1 साल के भीतर स्लॉटर सिटी छोड़ दूंगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद चूबाई फिर से अपने कमरे से बाहर निकला। उसने सभी भावनाओं को दबा दिया। स्लॉटर सिटी में किसी भावना की जरूरत नहीं थी। नर्क वध अखाड़ा।
चूबाई ने अपने 9 विरोधियों का सामना किया। उसने फिर भी अपनी पंगु कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि इन 9 विरोधियों में से 2 आत्मा सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। धमाका। चूबाई बहुत तेजी से आगे बढ़ा और उसके पीछे की छवियां छोड़ता गया। एक आत्मा पूर्वज अचानक चौंक गया और उसका सिर कुचल दिया गया। फिर चूबाई ने एक मुक्का मारा, जिससे ध्वनि की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। साथ मिलकर जाओ, उसे मार डालो। आगे 2 लोग तेजी से चूबाई के पास पहुंचे। उनमें से एक, जिसके हाथ में एक तेज रोशनी थी, ने उसकी आत्मा एक लंबी छड़ी निकाल ली। छड़ी हवा में सीटी बजाती हुई मानो उसे तितर बितर कर रही हो। दूसरा व्यक्ति एक फुर्तीले भूखे भेड़िए में बदल गया और आगे की ओर झपटा। ये दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से आत्मा राजा के शक्तिशाली व्यक्ति थे, बिल्कुल चूबाई की तरह। धमाका। चूबाई ने उस आदमी की लंबी छड़ी पकड़ ली। जैसे ही उसकी आत्मा शक्ति बाहर निकली, उस आदमी का चेहरा तुरंत बेहद विकृत हो गया और छड़ी को पकड़े हुए उसका हाथ लगातार कांप रहा था। फिर उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी आत्मा में दरारें पड़ गई हैं। क्या ये कैसे संभव है? उसने अविश्वास में कहा। लेकिन सच्चाई बस यही थी। चूबाई ने जैसे ही लात मारी, उस आदमी की छाती फट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसी समय चूबाई पर लगातार कई वार हुए। धूल का एक विशाल बादल छट गया और अराजकता आभा में लिपटा चूबाई सबके सामने फिर से प्रकट हुआ। उदासीन भाव से चूबाई ने एक और व्यक्ति का सिर कुचल दिया, फिर आगे बढ़कर एक आत्मा सम्राट के सामने आ गया। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम फिर भी एक आत्मा राजा ही हो। आत्मा सम्राट ने लगातार अपने शरीर के भीतर आत्मिक शक्ति को संघनित किया और अपनी मुट्ठी से प्रकाश के विस्फोट छोड़े। चूबाई ने भी एक मुक्का मारा। एक मुक्के से भयानक आत्मिक शक्ति से युक्त अराजकता आभा ने आत्मा सम्राट की भुजा पर आक्रमण किया और उसे चकनाचूर कर दिया। धमाका। एक और मुक्के ने सीधे उस आदमी की आत्मिक शक्ति की रक्षा को चकनाचूर कर दिया, उसकी छाती को भेदते हुए। चूबाई ने अपने ऊपर बिखरे मांस के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र मृत्यु के देवता की तरह बचे लोगों पर घूम रही थी। आत्मा सम्राट को दुखद रूप से मरते देख सभी डरे हुए थे, लेकिन एक बार इस अखाड़े में उन्हें भागने कैसे दिया जा सकता था। एक क्षण बाद चूबाई चिपचिपे टुकड़ों पर पैर रखते हुए धीरे धीरे अखाड़े से नीचे चला गया। और जैसे ही चूबाई नर्क वध अखाड़े से बाहर निकला, अंधेरे से आकृतियां बाहर निकलीं। दर्जनों, सभी के चेहरे पर भयानक भाव थे, मानो वो चूबाई को शिकार की तरह टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। सभी एक साथ आओ, कुछ समय बचाओ। चूबाई ने पंगु कुल्हाड़ी बुलाई और एक भयानक रोशनी फैल गई, जिसने तुरंत आसपास के वातावरण को मृत सन्नाटे में डुबो दिया। एक क्षण बाद चूबाई पर हमला करने वालों के शरीर अजीब तरह से 2 टुकड़ों में बट गए। खून नदी की तरह बह रहा था। दूर से देख रहे कुछ लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने ऐसा भयानक व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, और जो बात उन्हें और भी ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि ये सब करने वाला एक बच्चा था जो सिर्फ 1 दर्जन साल का लग रहा था। दूर एक छत पर एक सुंदर आकृति खड़ी थी। ये पहले वाली नर्क दूत थी, काली पोशाक वाली लड़की। चूबाई को दर्जनों लोगों को सफलतापूर्वक मारते देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। फिर उसकी आकृति गायब हो गई। अगले 6 महीनों तक चूबाई ने अपना लगभग सारा समय नर्कवध अखाड़े में लड़ते हुए बिताया, और आधे साल के घातक युद्ध के बाद उसने लगातार 60 जीतों का कारनामा कर दिखाया। ऐसा रिकॉर्ड वाकई भयानक था। हालांकि हर लड़ाई में कुछ ही प्रतिद्वंदी थे, लेकिन सबसे भयानक बात थी लड़ाई खत्म होने के बाद हर तरफ से दुश्मनों का सामना करना। इन पिछले 6 महीनों में चूबाई ऐसे नज़ारों की आदी हो गई थी। हालांकि जैसे जैसे लड़ाइयों की संख्या बढ़ती गई, चूबाई को अनिवार्य रूप से चोटें लगने लगी। एक बार जब वो एक साथ काम कर रहे 2 स्पिरिट डोलवा स्तर के विशेषज्ञों का सामना कर रहा था, तो उसने उन्हें मार डाला, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका हाथ कट गया और अपने विश्राम स्थल की ओर लौटते समय लगभग 100 लोगों ने एक साथ उस पर घात लगा दी। उस दिन सभी ने एक बार फिर से चूबाई का आतंक देखा। चूबाई एक भयानक आभा बिखेरती कुल्हाड़ी पकड़े हुए अपनी पीठ से आग जैसे पंख उगाए लाशों के ढेर से रेंगता हुआ बाहर निकला। लगभग 100 लोग, एक भी नहीं बचा। चूबाई ने या तो सभी को काट डाला या उनके सिर सीधे कुचल दिए। हालांकि ये क्रूर लग रहा था,
लेकिन इस तरीके से अनावश्यक चोटों से बचा जा सकता था। स्लॉटर सिटी में लापरवाह लोगों पर घात लगाकर उन प्रतिद्वंदियों द्वारा मारे जाना आम बात थी जो हार तो गए थे लेकिन अभी भी आखिरी सांसें ले रहे थे। चूबाई साफ तौर पर ऐसा कुछ नहीं होने देते, इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से काम किया। जब तक वो कोई कदम उठाते कोई न कोई मर जाता। उस दिन से चूबाई को एक नया खिताब भी मिला। लोग उन्हें हेडीज कहते थे। चूबाई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी पुतलियों में एक लाल चमक चमक रही थी। पिछले 6 महीनों में चूबाई एक दूसरा इंसान बन गया था। उनकी भावनाएं अस्थिर होने लगी थीं और उनकी पुतलियां भी खूनी रंग की हो गई थीं। इस समय अधिकांश लोगों को डराने के लिए उनकी एक नज़र ही काफ़ी थी, और चूबाई का अपना वध करने का इरादा भयानक रूप से सघन था, जिसने चूबाई के आभामंडल को और भी ठंडा और वध की क्यू से भर दिया था। सिर्फ आखिरी 40 मैच बचे हैं। चूबाई की आवाज़ भारी हो गई थी। जब उसने अपने फटे पुराने कपड़े उतार दिए, जिससे उसका शरीर घावों से ढका हुआ एक शरीर दिखाई देने लगा। अपेक्षाकृत साफ कपड़े पहनने के बाद चूबाई फिर से बाहर गया और उसका निशाना स्वाभाविक रूप से अभी भी नर्कवध अखाड़ा था। इसी बीच एक अंधेरे भव्य हॉल में एक सिंहासन पर एक आकृति जो भयानक आभा बिखेर रही थी, जिसकी मुद्रा नर्क की गहराइयों से आए किसी मानव जैसी लग रही थी, ने घुटनों के बल बैठे नर्क दूत को देखा और पूछा, हेडीज की उपलब्धियां कैसी हैं? पिछले 6 महीनों में हेडीज ने नर्कवध अखाड़े के 60 मैचों में भाग लिया है और 60 जीतों का एक भयानक रिकॉर्ड हासिल किया है। नर्कदूत ने उत्तर दिया। राक्षसी मुद्रा ने धीरे से सिर हिलाला, अपने हाथ से ब्लडी मेरी खाली की और फुसफुसाया, हेडीज को इस दुनिया में एक जीवित वध के देवता ने भेजा है। याद रखना, उसके लिए मुसीबत मत खड़ी करना। हम किसी भी वध के देवता को नाराज नहीं कर सकते। अध्याय का अंत। अध्याय 73 हत्या की लालसा। 6 महीने और बीत गए। खून से लथपथ चूबाई नारकी अखाड़े से बाहर निकला। उसकी पंगु कुल्हाड़ी से भयानक शक्ति निकल रही थी। उसके सामने 5 सोल डुलुओ स्तर के शक्तिशाली शरीर फट पड़े। चूबाई ने अपनी अंतिम लड़ाई जीत ली थी। लगातार 100 जीते। दहाड़ो! उसके चारों ओर धरती हिला देने वाली दहाड़ें गूंज उठी और सभी ने उत्साह से चूबाई का नाम पुकारा। नरक का राजा! नरक का राजा! आसपास की भीड़ में भ्रष्ट लोग थे जो पूरे जोश से चीख रहे थे, मानो सब कुछ भूल गए हों, मानो पागलपन ने उन्हें जकड़ लिया हो। और उसी क्षण एक गहरी आवाज़ गूंजी। एक आदमी जिसका पूरा शरीर लालिमा लिए चमक रहा था, धीरे धीरे उनके सामने उतरा। उसकी पुतलियां अजीब तरह से रक्त लाल थीं और जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसके आसपास के दुष्ट लोग अपनी लगभग पूरी तरह से कर्कश आवाज़ों में फिर से दहाड़ने लगे। वध के राजा! वध के राजा! मानो यह सिलसिला अनवरत जारी था। वध के राजा धीरे धीरे चूबाई के सामने उतरे और धीमी आवाज में पूछा, बधाई हो। नरक के राजा, अपने नरक वध क्षेत्र में 100 विजय प्राप्त कर ली हैं। क्या आप मेरे वधनगर के सम्मानित अतिथि बनने को तैयार हैं? अब से आप वधनगर में बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं और यहाँ आपका दर्जा मेरे बाद दूसरे स्थान पर होगा। चूबाई वध के राजा के इरादों को कैसे न समझ पाता। उसे बस यही चिंता थी कि अगर चूबाई ने वधदेव क्षेत्र हासिल कर लिया तो इससे उसका वधनगर अस्थिर हो जाएगा, है ना? हालांकि मुझे ऐसी भ्रष्ट जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं इससे घृणा भी करता हूँ, फिर भी मैं इसे नष्ट नहीं करूँगा। चूंकि यह मौजूद है, इसलिए इसके अस्तित्व का एक कारण है। यह भ्रष्ट और सामान्य लोगों के बीच एक निश्चित संतुलन बनाए रखता है। एक बार टूट जाने पर अगर भ्रष्ट लोग बाहरी दुनिया में प्रकट हो गए तो मुझे डर है कि यह एक वास्तविक तबाही का कारण बन जाएगा। चूबाई ने मन ही मन सोचा। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। चूबाई के पास अब सचमुच स्लॉटर सिटी को नष्ट करने की क्षमता थी। उसे बस उस अमर जड़ी बूटी का उपयोग करने की जरूरत थी जो उसने प्राप्त की थी, ठीक मूल कहानी में तांग सान की तरह। हालांकि चूबाई ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। अगर ऐसी जगह का अस्तित्व भ्रष्ट लोगों को नियंत्रित करने के लिए था, तो इसका अस्तित्व जरूरी नहीं है कि एक गलती हो। विपरीत, इसे नष्ट करने से आपदा आ सकती है। तत्काल उसने वध के राजा की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ नरक के रास्ते की परीक्षा के लिए आया हूँ। हे वध के राजा, कृपया मेरे लिए नरक का रास्ता खोल दें। और इसी समय लिन म्यू ने नरक के दूत को भी धीरे धीरे वध के राजा के पास आते देखा। यह वही काले वस्त्र वाली लड़की थी जिसने उसका अभिवादन किया था।
काले वस्त्र वाली लड़की की नज़र उस पर पड़ी, मानो किसी चिंता से। जाहिर है चूबाई उसकी बात समझ गया था। नरक का रास्ता बहुत खतरनाक था और वह नहीं चाहती थी कि चूबाई अपनी जान गंवा दे। सम्मानित अतिथि बनने से कम उसकी जान बच जाती और उसे वधनगर में बेरोक-टोक आने जाने की सुविधा मिल जाती। चूबाई के विचार पिछले दिन की ओर लौट गए। लगातार 99 विजय प्राप्त करने के बाद चूबाई अपने घर लौटा ही था कि उसने अपने कमरे में एक आकृति देखी। वह काले वस्त्र वाली लड़की थी। तुम यहाँ क्यों हो? चूबाई ने पूछा। तुम लगातार 99 विजय हासिल कर चुकी हो, फिर भी तुम्हें यहाँ आए 1 साल से भी कम समय हुआ है। यह मुझे सचमुच हैरान करता है। काले कपड़ों वाली लड़की बोली। उसकी आवाज़ में अभी भी कोई भाव नहीं था, मानो बस अपने मन में आए शब्दों को पढ़ रही हो। बीच में कई बार ऐसा हुआ जब मैं यहाँ लगभग मर ही गई थी। चूबाई मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी भारी थी। इस पूरे साल में उसकी नसें निरंतर तनाव में रहीं। कई बार वह अपने अंदर की बेकाबू हत्या की भावना पर लगभग नियंत्रण खो बैठा, हर किसी का कत्ल करने की चाह, और इससे उसके भीतर एक परिवर्तन भी आया। कल मैं अपनी 100वीं विजय पूरी करूंगी और इस जगह से नरक के रास्ते को चुनौती दूंगी, चूबाई ने कहा। काले कपड़ों वाली लड़की दंग रह गई। क्या बाहरी दुनिया वाकई इतनी अच्छी है? कम से कम यहाँ से तो बेहतर है। यहाँ धूप है, जिंदगी की भागदौड़ है और एक गर्मजोशी है जो यहाँ नहीं है। चूबाई एक कुर्सी पर बैठ गया, शायद इसलिए क्योंकि काले कपड़ों वाली लड़की का उस पर कोई कत्ल करने का इरादा नहीं था। चूबाई ने कुर्सी पर कमज़ोर होकर लेटे हुए अपनी सतर्कता कम कर दी। वह पिछले 1 साल से शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही थक चुका था, लेकिन जैसे ही उसे झू झूचिंग के इंतज़ार के बारे में ख्याल आया, वह फिर से जिंदा हो उठा। क्या ऐसा है? काली कपड़ों वाली लड़की की आंखों में उदासी छा गई। अगर तुम इसे देखना ही चाहते हो तो खुद क्यों नहीं देखते? चूबाई ने पूछा। कत्ले का राजा मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। काले कपड़ों वाली लड़की ने सर हिलाया, उसकी आंखें दहशत से भर गईं। कत्ले का राजा वाकई बहुत भयानक है। किसी का भाग्य दूसरों के हाथ में नहीं होता, चाहे वह कत्ले का राजा ही क्यों ना हो। चूबाई हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम वाकई बाहरी दुनिया के लिए तरसते हो, तो जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति होगी तो मैं तुम्हें लेने यहाँ आऊँगा और तुम्हें बाहरी दुनिया दिखाने ले जाऊँगा। कैसा रहेगा? जहाँ तक इस काले कपड़े पहने लड़की की बात है, शायद वह स्लॉटर सिटी में चूबाई की नापसंदीगी का एकमात्र कारण थी। वह चूबाई की आंखें देख सकती थी, एक ऐसी नज़र जो भ्रम, भय और गहरी सुन्नता से भरी थी, जो उसकी उम्र के किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें पहले यह सोचना चाहिए कि 100वां मैच कैसे पार करना है, और फिर नरक का रास्ता। अगर तुम 100 मैच जीत गए तो हो सकता है वध का राजा प्रकट हो और तुम्हें स्लॉटर सिटी का सम्मानित अतिथि बनने का प्रस्ताव दे, तुम्हें नरक के रास्ते के परीक्षण से मुक्त कर दे और स्लॉटर सिटी में मुफ्त प्रवेश एवं निकास की अनुमति दे। शायद ये बुरा विकल्प नहीं है। चूबाई चौंक गया और हंसा। क्या तुम्हें मेरी चिंता है? काले कपड़ों वाली लड़की ने मुंह फेर कर कहा, मैंने तो यूं ही कह दिया था, सुनना या ना सुनना तुम पर निर्भर है। इसके साथ ही उसकी आकृति गायब हो गई। वध के राजा ने कहा, धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सचमुच नरक के रास्ते की परीक्षा लेने जा रहे हो? शुरू करते हैं। चूबाई ने सर हिलाया। उसी समय उसकी नज़र बगल में खड़ी काले वस्त्र वाली लड़की पर पड़ी, मानो उसे चिंता न करने का आश्वासन दे रही हो। चूबाई को उदासी का एक गहरा एहसास हुआ। वह काले वस्त्र वाली लड़की से गहरी सहानुभूति रखता था, फिर भी वह उसकी प्रशंसा भी करता था। वधनगर में जन्मी वह अभी भी एक सीमा तक स्पष्टता रखती थी और बाहरी दुनिया के लिए तरसती थी, जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल था। अगर उसे मौका मिला तो चूबाई सचमुच वधनगर लौटकर उसे लेने का निर्णय कर सकता था। हालांकि इसके लिए पर्याप्त शक्ति की जरूरत थी, कम से कम वध के राजा को हराने की शक्ति। ऐसे में जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे उम्मीद है कि तुम उस नरक के उस भयानक रास्ते से गुजर सकोगे। वध के राजा ने एक ठंडी हंसी हंसी, फिर उसकी हत्या मुझे अचानक भड़क उठी। एक भयानक आभा से एक अत्यंत ठंडी और दुष्ट शक्ति निकल रही थी। उनके आसपास के दुष्ट व्यक्तियों के शरीर फट गए। वे स्वयं थे, अपने अंगों को खोखला करते हुए, ऐंठते हुए और जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर एक विशाल लाल रूण प्रकट हुआ। इसके उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए एक विशाल लाल चमगादड़ का प्रेत प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद चूबाई ने महसूस किया कि आसपास का दृश्य बदलने लगा और अंत में उसे अपनी चपेट में ले लिया।